नमस्कार। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं कल के लैब असिस्टेंट के पेपर के लिए। पेपर में बस थोड़ी सी एक स्ट्रेटेजी याद रखनी है जो अभी हाल में हुआ है उसके अकॉर्डिंग, कि कल जो पेपर हो उसमें जो क्वेश्चंस आपको आए आपको उन्हीं क्वेश्चंस को करना है, बिना कारण आपको क्वेश्चंस को हाथ नहीं लगाना है। अभी अमित, गुड इवनिंग बेटा। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखें कि जो आपका पेपर कल होगा और परसों होगा, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है आजकल अधीनस्थ बोर्ड का वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का चल रहा है, इसीलिए आपको ऐसे लगे कि ये क्वेश्चंस मुझे आते हैं तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को हाथ लगाएं। अगर ये मान के चलें अगर वो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं तो आप ये मान के चलें वो किसी को नहीं आते। इसीलिए बेफिक्र होके आराम से एक एक क्वेश्चंस को पढ़ते हुए तब आप पेपर को करें। ध्यान से देखें कि ये क्वेश्चंस क्या है, क्या कहना चाह रहा है। समय की हमारे पास कोई कमी नहीं, आराम से आप पेपर्स को करें। थोड़ा सा एक बार जो हमने माइनर टेस्ट 4 लिया था उसके एक बार ऑर्गेनिक क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्रॉबिलिटी बनती है कि कुछ क्वेश्चंस कल ऑर्गेनिक के भी आएंगे, तो अपन थोड़े से उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एक कंपाउंड दे रखा है और इसके अंदर आपको इसका IUPAC नेम बताना है। अब इस कंपाउंड में आपको 3 तरह के फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिख रहा है, आपको एल्डिहाइड भी दिख रहा है और आपको एमीज भी दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप पता लगाने के लिए आपको जो टेबल्स बताई थी उसमें आपको देखना पड़ेगा कि सबसे ऊपर कौन आता है। तो आप सबको पता है सबसे ऊपर एसिड्स और उसके बाद एसिड के डेरिवेटिव्स आते हैं। तो इसका मतलब सबसे ऊपर एसिड आएगा, तो जो हमारी मेन चेन बनेगी वो मेन चेन तो ये बनेगी, आपके 4 कार्बन की मेन चेन बनेगी। ये बनेगी जो हमारी मेन चेन बनेगी वो ये मेन चेन बनेगी। अब ये जो CWH ग्रुप है वो हमारे लिए मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और जो हमारे लिए NH2 और एल्डिहाइड दे रखा है वो हमारे लिए सब्स्टिट्यूटेंट का काम करेगा। अब हमारा नियम ये कहता है कि नंबरिंग वहाँ से करें जहाँ से प्रतिस्थापी पास आए, तो यहाँ से भी प्रतिस्थापी 2 नंबर पे और यहाँ से भी प्रतिस्थापी 2 नंबर पर आना है। सेकंड नंबर पर हम लोएस्ट सम रूल लगाते हैं, तो अगर यहाँ से भी देखें तो प्रतिस्थापी 2 नंबर और 3 नंबर पे आएंगे, और नंबरिंग यहाँ से करूँ तो भी प्रतिस्थापी 2 और 3 नंबर पे आएंगे। ये रूल भी फेल हो जाता है। तो रूल नंबर 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट नियम का पालन करेंगे। ये आप सबको दिख रहा है एमिनो ग्रुप है और ये आप सबको दिख रहा है फॉर्मिल ग्रुप है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप सबको पता है एमिनो पहले आता है, फॉर्मिल बाद में आता है, इसीलिए जो हम नंबरिंग करेंगे वो किस तरफ से करेंगे, इस तरह से करेंगे ताकि जो एमिनो ग्रुप है उसको क्या मिले, कम से कम नंबरिंग मिले। समझ में आ गया होगा। वापस समझ लें, 4 कार्बन की चेन बनेगी। नंबरिंग यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, लेकिन मैंने नंबरिंग यहाँ से क्यों की, प्रतिस्थापी 2 नंबर पे है तो प्रतिस्थापी तो यहाँ भी 2 नंबर पे था, लेकिन ये दोनों प्रतिस्थापी अलग अलग तरह के हैं, तो मैंने यहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट नियम लगाया। एमिनो A से चालू होता है, फॉर्मिल F से चालू होता है, इसीलिए हमने नंबरिंग यहाँ से की ताकि एमिनो को कम से कम नंबर मिले या प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। साथ ही साथ हमने यहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट नियम लगाया कि एमिनो पहले आता है, फॉर्मिल बाद में आता है, इसीलिए नंबरिंग यहाँ से की गई 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। सबसे पहले आप सबको पता है हम सब्स्टिट्यूटेंट को पहले लिखते हैं। एमिनो 2 नंबर पे है, फॉर्मिल 3 नंबर पे है, तो हमारा ऑप्शन हुआ 2 एमिनो 3 फॉर्मिल। 4 कार्बन की चेन होने के कारण आप इसको ब्यूटेन कहेंगे, और लास्ट में आपको पता है क्या लगेगा, डाइओइक एसिड लगेगा, इसीलिए जो इसका नाम है वो क्या जाएगा, सेकंड नंबर। याद करें जब हम IUPAC नेम किसी चीज़ का बनाते हैं तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ता है कि ये जो मैंने मेन चेन चुनी है इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन को ब्यूटेन कहा, क्योंकि इसके अंदर CWH 2 लगे हुए हैं, इसीलिए मैंने कहा ब्यूटेन डाइओइक एसिड कहा, ब्यूटेन डाइओइक एसिड कहा। फिर हमें पता है कि प्रतिस्थापियों को पहले बोलते हैं, इसीलिए हमने कहा 2 एमिनो 3 फॉर्मिल ब्यूटेन डाइओइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड्स, एक एसिड दे रखा है और एक एस्टर दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी समावयता दिखाता है। तो देखें जब भी समावयता का क्वेश्चन आए तो एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि दोनों का अणुसूत्र समान है या नहीं। अब आप सबको पता है एक तो है एसिटिक एसिड CH3CWH,
और दूसरे में H आगे लगा के COCH3। ये आपका एसिटिक एसिड है, ये आपका मैथिल फॉर्मेट है। ये एसिटिक एसिड, ये मैथिल फॉर्मेट, इसके अंदर क्रियात्मक समूह COH है, इसमें क्रियात्मक समूह COR है। आपको पता है कि जब भी हमें दो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिए जाए और पूछा जाए कि ये कौन से समावेवी है, तो सबसे पहले नंबर पर ये चेक किया जाता है ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं या नहीं। अब दोनों का अणु सूत्र एक है, लेकिन दोनों में क्रियात्मक समूह अलग अलग हैं, इसीलिए आप इसे कौन से समावेवी कहोगे? क्रियात्मक समूह समावेवी कहोगे। अगर हमारे ये एक सीक्वेंस याद करें, जब भी समावेयता का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह समावेयता चेक करते हैं, सेकंड नंबर पर मध्यावयता चेक करते हैं, श्रृंखला चैन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म बाद की बात है, सबसे पहले क्रियात्मक फिर मध्यावयता चेक करते हैं। अम्ल और एस्टर आपस में क्या है? एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेवी है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन भी आपस में क्रियात्मक समूह समावेवी है। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह समावेवी ईथर होता है। थोड़ा सा अपने दिमाग में 2-3 चीजें याद रखें। IUPAC नेम की बात करें तो 2 कार्बन की चैन एथेनोइक एसिड, यहाँ आपको दिख रहा है एक ही कार्बन की चैन बनेगी। मैथिल सब्स्टिट्यूटेंट का काम करता है, मैथिल फॉर्मेट इसका आपने कॉमन नेम बताया। और IUPAC नेम की बात करें तो मैथिल मैथेनोएट इसका IUPAC नेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका विन्यास ई है? हमने कहा था EZ सिस्टम, हमने कहा था कि ज्यामितीय समावेवियों के नामकरण 2 तरीके से देते हैं, एक सिस्ट्रांस पद्धति होती है और दूसरी EZ पद्धति होती है। Z को हमने जूसामैन कहा था, E को हमने एंटजीजन कहा था। हमने कहा था sp2 कार्बन से जुड़ने वाले समूह की हम क्या करेंगे? प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। यहाँ डबल बॉन्ड है, sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूहों की प्रायोरिटी डिसाइड की जाएगी और प्राथमिकता निर्धारित करने का तरीका परमाणु क्रमांक है। यहाँ परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 17 है, इसीलिए यहाँ हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? क्लोरीन को मिलेगी। अगर यहाँ हम देखें, एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, ब्रोमीन का 35 है, तो ब्रोमीन को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। और हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो आप सबको पता है उसे कौन सा सिस्टम कहते हैं? ई सिस्टम कहते हैं। और अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम डायरेक्शन में होती है तो आप सबको पता है उसे कौन सा सिस्टम कहा जाता है? जेट सिस्टम कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम है? आपका ई सिस्टम है। अगर हम सेकंड वाले को चेक करें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, क्लोरीन का 17, तो इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। हाइड्रोजन का क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, ब्रोमीन का 35, तो इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। यहाँ हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम डायरेक्शन में, तो ये तो सिस्टम जेड हुआ। यहाँ आपको दिख रहा है ब्रोमीन है और यहाँ कार्बन है, तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो ब्रोमीन को मिलेगी, क्योंकि ब्रोमीन का नंबर 35 और कार्बन का नंबर 6, तो इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी? क्लोरीन को। हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम डायरेक्शन में है, तो आप इस सिस्टम को जेड सिस्टम कहेंगे। यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम डायरेक्शन में हो तो वो सिस्टम क्या कहलाता है? जेट सिस्टम कहलाता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, पुराना माइनर टेस्ट चल रहा है ना। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है? तो आप सबको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो चक्रीय होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड समतलीय होते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस मिलता है, साइक्लिक रेजोनेंस मिलता है। और साथ ही साथ मैंने आपको कहा था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो हकल के नियम का पालन करते हैं, यानी उनके अंदर इस तरीके से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद करेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद करें, अगर हम n बराबर 0 लगाएं तो मैंने कहा था एरोमेटिक कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n बराबर 1 लगाएंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2 लगाएंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इनमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो पहला कंपाउंड है वो पहला कंपाउंड आप सबको दिख रहा है, इसमें 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर है तो हमें पता है 3 तरह के कंपाउंड होते हैं, एक एरोमेटिक, एक नॉन एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो कंपाउंड तो एंटी एरोमेटिक होता है। तो ये कंपाउंड तो एंटी एरोमेटिक। यहाँ आपको दिख रहा है साइक्लिक है, चक्रीय है, बिल्कुल है।
अब हमने कहा था समतलीय का मतलब है हर कार्बन पर संकरण sp2 होना चाहिए, लेकिन आपको दिख रहा होगा इस कार्बन पर संकरण कौन सा है, sp3। इसका मतलब ये कंपाउंड भी क्या नहीं होगा, एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड चक्रीय होने चाहिए और समतलीय होने चाहिए। क्वासी की आपसे बात नहीं करेगा, सिर्फ आप इसी चीज को देखें तो आपको दिख रहा होगा साइक्लिक कंपाउंड में 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये फ्यूरेन आपको जो दे रखा है, इसमें इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, तो याद करें मैंने कहा था अगर किसी परमाणु के ऊपर 2 लोन पेयर हो तो एक बार में एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा, ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा। जो लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है उसको पाई इलेक्ट्रॉन में गिनते हैं। 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। याद करें इसे फ्यूरेन मैंने कहा था, और कहा था कि जो फ्यूरेन है वो विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इलेक्ट्रॉन स्नेही वो कंपाउंड होते हैं जिनका अष्टक अपूर्ण होता है। क्लियर, आपको दिख रहा है BCl3, बोरॉन की बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, और तीनों ने ही क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बनाने के बाद अब इस केंद्रीय परमाणु के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट BCl3। सेकंड ऑप्शन एल्कोहल दे दिया। याद करें जो एल्कोहल है उसमें जो ऑक्सीजन परमाणु है इसके ऊपर 2 जोड़ी लोन पेयर पाए जाते हैं, साथ में इसका अष्टक पूरा है, 2 4 6 और 2 8, तो केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण हो और साथ में लोन पेयर अवेलेबल हो तो वो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया और उसके व्युत्पन्न भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं, NH3 ये भी न्यूक्लियोफाइल है, और सभी ऋणावेशित आयन भी आपको पता है न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रो स्नेही और नाभिक स्नेही में अंतर पढ़ के जाएं। इलेक्ट्रो स्नेही वो है जो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन वही चाहेगा जिसका अष्टक अपूर्ण होता है। तो जो आपका BCl3 है वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। सभी धनावेशित धातु आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। जिनमें रिक्त डी कक्षक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। अमोनिया और उसके व्युत्पन्न, अमोनिया 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन नाभिक स्नेही है। एल्कोहल नाभिक स्नेही है, पानी नाभिक स्नेही है, फिनॉल नाभिक स्नेही है, और सभी ऋणावेशित आयन भी कैसे होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा एग्जाम्पल है जो इलेक्ट्रो स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। इलेक्ट्रो स्नेही योगात्मक अभिक्रिया यानी जिसके ऊपर इलेक्ट्रो स्नेही अटैक करे और साथ में योग करे। अब आप सबको पता है जो एल्केन है इसमें तो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो कभी भी योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाते, वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। यहाँ एल्केन का हेलोजिनेशन हो रहा है, और एल्केन का हेलोजिनेशन आप सबको ध्यान हो तो ही मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। याद करें लैब असिस्टेंट में 3 चैप्टर आपके कोर्स में है, एल्केन, एल्कीन एल्काइन और बेंजीन। एल्केन तो दिखाते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एल्कीन और एल्काइन दिखाते हैं इलेक्ट्रो स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, और बेंजीन और उसके व्युत्पन्न भी कौन सी रिएक्शन दिखाएंगे, इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये एल्केन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ है, एल्केन का हेलोजिनेशन मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से, कई बार ये रिएक्शन पूछ ली। एल्डिहाइड की रिएक्शन, एल्डिहाइड हमेशा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, ये कीटोन दिख रहा है, CH3 कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं। और एल्कीन्स जो है वो आप सबको पता है इलेक्ट्रो स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है क्यों दिखाएगी, क्योंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसीलिए एल्कीन नाभिक स्नेही का काम करता है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रो स्नेही क्या करता है, अटैक करता है। योगात्मक अभिक्रिया की सीधी सी पहचान, जिनमें पाई बॉन्ड पाए जाते हैं सामान्यतः वो कौन सी अभिक्रिया दिखाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा समूह है जो बेंजीन वलय की मेटा स्थिति पर निर्देशित करता है, यानी इनमें से वो कौन सा समूह है जो मेटा निर्देशी है। जैसे मान लीजिए बेंजीन के पास एल्किल लगा हुआ हो, एथिल, तो याद करें ये जो एथिल बेंजीन है इसके अंदर ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, और ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, उसके कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए जो एल्किल बेंजीन होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, एल्किल बेंजीन ऑर्थो और पैरा निर्देशी होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये एनिलाइड का एग्जाम्पल है, एसिड एनिलाइड का एग्जाम्पल, ये वाली चीज
NHCOCS3। जो लॉन पेयर युक्त समूह होते हैं वो आप सबको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। OCS3 यहाँ आप सबको पता है ये वाली स्थिति लॉन पेयर, पाई में, पाई लॉन पेयर में। और COR अगर बहुल बंध असमान परमाणुओं के मध्य हो, अगर बहुल बंध असमान परमाणुओं के मध्य हो तो आप सबको ध्यान आना चाहिए कैसे निर्देशी होते हैं, मेटा निर्देशी होंगे, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा विद्युत ऋणी कौन, ऑक्सीजन। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये रिंग से खींचने लगेगा, उस चक्कर में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और आने वाला इलेक्ट्रोस्नेही कौन सी स्थिति पर जुड़ेगा, मेटा स्थिति पर। इसीलिए ध्यान रखें कि जो ये C6H5COR है जो कीटोन्स जुड़ा हुआ है ये मेटा डायरेक्टिंग है। एल्किल बेंजीन हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये एसिटाइनिलाइड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मेथॉक्सी बेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद करें, आपके कोर्स में GOC है तो सीधी सी बात है, दो चीज़ें ध्यान रखें। एल्किल हैलाइड अपना प्रोडक्ट दो तरह से बनाते हैं, एक SN1 मैकेनिज्म होती है, एक SN2 मैकेनिज्म होती है। SN1 मैकेनिज्म में आप सबको पता है मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है और SN1 रिएक्शन दिखाने का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और जबकि SN2 का ऑर्डर उल्टा हो जाता है। याद करेंगे SN2 ऑर्डर त्रिविम बाधा के इन्वर्स होता है, जबकि SN1 मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में और फिर 1 डिग्री एल्किलाइड में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन SO3 है, जो लाइव वाले हैं वो इसका आंसर दें एक बार। बेटा पानी लेना चाहिए, पानी। SO3 है, आंसर दे लाइव वाले इसका। SO3 क्या है, जो भी जुड़े हुए हैं, कई दिनों बाद आज जुड़े। SO3 क्या लगता है आपको, नाभिक स्नेही होगा या इलेक्ट्रो स्नेही होगा? बिल्कुल रमिता बेटा, बिल्कुल सही है। याद करें, जिनमें बहुल बंध अगर असमान परमाणुओं के बीच में हो, जिनमें बहुल बंध अगर असमान परमाणुओं के बीच में हो तो वो इलेक्ट्रो स्नेही होंगे, क्योंकि सल्फर से ज़्यादा विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ सल्फर पर वैकेंट ऑर्बिटल डेवलप हो जाएगा, उसके कारण ये इलेक्ट्रो स्नेही होगा। याद रखें SO3 है, याद रखें SO2 है, याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रो स्नेही होते हैं। अपने दिमाग में 3-4 चीज़ें याद रख लें। नंबर 1, जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं वो इलेक्ट्रो स्नेही होते हैं। सभी धनावेशित धातु आयन इलेक्ट्रो स्नेही होते हैं। जिनमें मल्टीपल बॉन्ड दिखे आपको असमान परमाणुओं के बीच में, वो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। शाबाश बेटा, SO3 क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमसे क्या है, अल्कोहल दे रखा है, अल्कोहल का निर्जलीकरण करा रहे हैं और अल्कोहल के अंदर आपने कंसंट्रेट H2SO4 डाला हुआ है और आप इसको हीटिंग कर रहे हो। तो अगर आप सबने, क्योंकि कल पेपर है तो आपको याद भी होना चाहिए, ये अल्कोहल का निर्जलीकरण किया जा रहा है। यहाँ अल्कोहल का निर्जलीकरण होगा और फाइनली इससे एल्कीन बनेगी। इसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा, यहाँ अभी अपन देख लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, वैसे तो ये थोड़ा सा OH नहीं है, यहाँ CH या कुछ ऐसा आएगा, जो भी अभी चेक कर लेंगे। तो ये अल्कोहल का निर्जलीकरण है। तो ये क्वेश्चन ये है कि आपने अल्कोहल के अंदर सांद्र H2SO4 डाला है, बिल्कुल अमित, बिल्कुल सही है। तो फाइनली क्या बनेगा, देखिए ये रिएक्शन इस तरह से। आप सबको पता है, अभी अभी कहा था कि अल्कोहल नाभिक स्नेही होता है। ये आपका अल्कोहल, अल्कोहल का निर्जलीकरण करना है, अल्कोहल में से वाटर बाहर निकालना है। इसके लिए आपने कंसंट्रेट H2SO4 इसमें डाला। कंसंट्रेट H2SO4 से H+ आयन मिलेगा। H+ आयन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए वो ऑक्सीजन के लॉन पेयर पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर उसको देगा इस तरीके से। और ये ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन कभी भी नहीं चाहता कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे, इस चक्कर में यहाँ से H2O निकलेगा और फिर कार्बोनियम आयन बनेगा। अब इसमें कार्बोनियम आयन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी ये कार्बोनियम आयन रेजोनेंस में भाग ले रहा है, वैसे ही स्टेबल है, तो इसीलिए इसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा।
अब जो कार्बोनियम आयन है और जो इस कार्बोनियम आयन से जुड़ने वाला जो अल्फा कार्बन है, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण कार्बोनियम और आयन और इस अल्फा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और ये जो अल्फा कार्बन से जुड़ने वाली जो हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। थोड़ा बहुत आपको याद आना चाहिए, हमने पढ़ा भी है हाइपर कॉन्जुगेशन कि ये कार्बोनियम आयन से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो सिग्मा बॉन्ड है ये पाई में बदल जाता है और हाइड्रोजन H+ के रूप में बदल जाता है। इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन, आपको मेथिल साइक्लोहेक्सीन दे दी, आपने इसमें HBr मिलाया और आपसे पूछा इसमें मेन प्रोडक्ट क्या होगा। अब आप सबको याद आना चाहिए ये एल्कीन है और एल्कीन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन इसने ही अटैक करता है। तो जैसे ही इसके ऊपर अटैक करता है तो थोड़ा सा आप सबको हल्की फुल्की मैकेनिज्म याद आनी चाहिए। आपने इसके अंदर HBr मिलाया, HBr से मिलेगा H+, वो इस पर अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, इनको अपनी ओर खींचेगा। आप पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेंगे और शिफ्टिंग इस तरह से करेंगे ताकि कार्बोनियम आयन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो, इसीलिए ये शिफ्टिंग इस तरह से होगा। ये वाला हिस्सा प्लस का, ये वाला हिस्सा माइनस का, तो यहाँ तो जुड़ जाएगा H और यहाँ पर आकर क्या जुड़ जाएगा, इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया है कि एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम इनमें से किस पर लागू नहीं होता। तो याद रखना है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम हमेशा असम्मित एल्कीन पर लागू होता है, कभी सम्मित एल्कीन पर लगाया नहीं जाता। पहला ऑप्शन हेक्स 1-ईन है, ये असम्मित है। प्रोप 1-ईन असम्मित है, पेंट 1-ईन असम्मित है। लेकिन अगर हम हेक्स 3-ईन की बात करें 1, 2, 3, तो ये सम्मित होने के कारण यहाँ पर आपका एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम नहीं लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम या खरास इफेक्ट सम्मित एल्कीन पर लागू नहीं होता, वो हमेशा असम्मित एल्कीन पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। तो एल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है वो हम हाइपर कॉन्जुगेशन से बताते हैं या हम एल्कीन की स्टेबिलिटी को बताते हैं अल्फा हाइड्रोजन से। पहला ऑप्शन दे रखा है 1-ब्यूटी और दूसरे ऑप्शन आपको बता रखे हैं 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन के अंदर भी दो फॉर्म दे रखी है, एक सिस 2-ब्यूटीन और दूसरी कौन सी फॉर्म है, ट्रांस 2-ब्यूटीन है। ठीक है, अब वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो सीधी सी बात है, इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रही है, 2। sp2 कार्बन से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन है, तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि 2-ब्यूटीन में 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यही कारण है कि 2-ब्यूटीन 1-ब्यूटीन से ज़्यादा स्टेबल होगा, ये तो क्लियर है। सिस और ट्रांस के अंदर आपको हमेशा पता है सिस और ट्रांस में ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए ट्रांस देन सिस एंड देन फर्स्ट। बिल्कुल ठीक अमित, वेरी गुड। सोडियम एसीटेट का जब हम वैद्युत अपघटन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केन बनाने की। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सोडियम एसीटेट का वैद्युत अपघटन कराना है, तो मैं आपको बता चुका, जब भी आपको दिख जाए सोडियम एसीटेट का वैद्युत अपघटन कराना है तो आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, मन में तोड़ लेंगे Na+, COO-, यहाँ से ब्रेक करेंगे। याद करें, जब सोडियम एसीटेट का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड पर तो एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और कैथोड पर आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो सोडियम एसीटेट का वैद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर एल्केन और CO2 और साथ में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। अगला क्वेश्चन, एल्केन के हैलोजिनेशन की बात करें तो याद करो एल्केन मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। जब भी एल्केन का हैलोजिनेशन कराते हैं तो सबसे पहले 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाते हैं, उसके बाद 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाते हैं और लास्ट में किसको हटाते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाते हैं। अभी अभी आपको बताया कि एल्केन का हैलोजिनेशन किस तरह की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप सबको पता है एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और एल्केन मेनली कौन सी अभिक्रिया दिखाते हैं, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 SN2 एल्किल हैलाइड दिखाते हैं, और नाभिक इसने ही योगात्मक अभिक्रिया आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन्स दिखाते हैं। मैथेन का जब हम क्लोरीनेशन करते हैं तो कौन सा पद नहीं होता, बिल्कुल Cl2 के ऊपर सूर्य का पराबैंगनी प्रकाश पड़ता है, क्लोरीन रेडिकल बनता है,
दूसरी स्टेप में मैथेन के ऊपर क्लोरीन रेडिकल अटैक करता है और बनता है इसके अंदर समाक्ष विखंडन करता है H और Cl। वो पहले जुड़ जाता है जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है, तो HCl और मैथिल रेडिकल बनता है। इसीलिए सीधी सी बात है, ये तो बनेगा, सेकंड वाला नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन, अभी भी बताया एल्कीन मेनली कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, तो आप सबको पता है एल्कीन मेनली कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। जेरोविटनॉफ मेथड है, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऑलवेज इस तरह से टूटता है। जेरोविटनॉफ मेथड का तरीका ये होता है कि जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है उसमें सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों को डाला जाता है। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में अगर आप वाटर डालोगे तो उतने ही कार्बन वाला क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। जितने कार्बन ग्रिगनार्ड रिएजेंट में है उतने ही कार्बन वाला एल्केन बनेगा। चाहे मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन पानी से कराते, चाहे मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन मैथिल अल्कोहल से कराते तो भी मैथेन बनता, चाहे एथिल अल्कोहल से कराते तो भी मैथेन बनता। जिसमें भी सक्रिय हाइड्रोजन होता उसके साथ रिएक्शन करके ये एल्केन बनाता, जेरोविटनॉफ विधि कहते हैं। अभी अभी बताया था सोडियम एसीटेट का वैद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर एथेन और CO2 और कैथोड पर कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। ओजोनेसिस का जब क्वेश्चन आ जाए तो यू भी पूछ सकता है, एक्स देके कि कौन सी अल्कीन है, या एल्कीन देके भी पूछ सकता है। तो अपन देखें तो जैसे 2 पेंटीन है, आप देख सकते हो एक एक करके ओजोनेसिस करा लो। अगर आप इसका ओजोनेसिस कराओगे तो तरीका बता रखा है, इसको साफ करो, एक को यहाँ और एक को यहाँ, तो एक तो एथेनल और एक प्रोपेनल बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 पेंटीन, क्योंकि 2 ब्यूटीन का कराओगे तो आपको 2 अणु एसिटाल्डिहाइड के मिलेंगे। 1 ब्यूटीन का कराओगे तो एक अणु तो फॉर्मल्डिहाइड का और एक अणु प्रोपेनल का मिलेगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम प्रोपियोनेट है, याद करें कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी कार्बोक्सिलीकरण। सोडियम प्रोपियोनेट है, सॉरी सोडियम प्रोपियोनेट का मतलब 3 कार्बन। अगर आप इसमें सोडा लाइम मिलाते हैं तो याद करें जितने कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन होते हैं उससे एक कम कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है। तो सोडियम प्रोपियोनेट के अंदर जब सोडा लाइम मिलाओगे, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करता है, CO2 गैस बाहर निकालनी होती है, और जितने कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन होते हैं उससे एक कम कार्बन वाली एल्केन यानी एथेन प्राप्त होगी। बेंजीन आप सबको पता है मेनली कौन सी रिएक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पाई बॉन्ड होने के बावजूद भी योगात्मक नहीं दिखाता, प्रतिस्थापन दिखाता है, क्योंकि अगर पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, इसीलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है। जब भी आप बेंजीन का नाइट्रीकरण करते हैं तो नाइट्रिकारी मिश्रण उसमें सांद्र HNO3 और H2SO4 मिलाते हैं, और उस समय जो इलेक्ट्रोस्नेही उत्पादित होता है वो NO2+ है, नाइट्रोनियम आयन होता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पूछी गई है लास्ट क्वेश्चन में, बेंजीन एसिटिल क्लोराइड AlCl3, बॉन्ड यहां से टूटेगा, इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर जुड़ेगा, बेंजीन में से हाइड्रोजन को हटा दोगे और फाइनली आपको पता है एसीटोफिनॉल बनेगा। तो आंसर क्या रहेगा, एसीटोफिनॉल। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। एक बार आप इनको कल जाने से पहले ज़रूर देख लें, हो सकता है कोई आपकी किस्मत हो और 1-2 क्वेश्चन इनमें से आ जाए। बस बार बार यही कहना है कि पेपर को अगर टफ आता है तो आपको नेगेटिव से बचना है, बस इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। शुभकामनाओं के साथ आपको, ठीक है बेटा।